गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सही बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। लक्ष्य, तान्या, सोनाक्षी, ब्रिजेश, नारायण अग्रवाल, चेतना, साइमा, तौसीफ, जतिन, सुशील, ब्रिजेश, स्वाति, सोनी, सम्राट, जमाल, मोहित, जय, भरद्वाज, दिवेशी, शिव गोयल, दुर्गेश, देवेंद्र। सही बच्चे जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। यस, शाजिया, नेहा, नितिन, आलिया, सागर, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। रुद्रा बेटा, उसके लिए आज शाम को 7 बजे सेशन है वाईटी पे, जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए रनिंग टॉपिक है, प्लीज डोंट वॉच दिस। जब आपका होगा तो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए। सो अभी के साथ में बेटा हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास आप लोगों की ज्यादा लंबी नहीं रहेगी किसी वजह से। ठीक है, तो मोर लेस विल बी गेटिंग फ्री ऑन टाइम ओनली, मतलब उससे पहले ही मैं आपके साथ क्लास खत्म करने की कोशिश करूंगा। एंड आज जो हमने कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें करनी है, हमने जो कल टॉपिक किया था मेरे प्यारे बच्चों फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड, उसी में कुछ हमने आगे बढ़ना है। उसी में हमने कुछ और एक बार के लिए क्या है जो चीजें करी थी उसको रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस हमने अपने पास में आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, सो मैं फटाफट से पहले क्या करता हूँ, आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ जो चीजें मैंने आप लोगों को कल के सेशन में कराई थी। तो मेरे साथ में आ जाए जरा। तो ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाएंगे सभी के से बच्चे बेटा। बुक्स यू विल गेट दिवेज बेटा, शरणप्रीत बेटा आपकी चैट बिल्कुल दिख रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मैं हर बच्चे का अगर नाम ले लेके करूंगा, मैं कुछ बच्चों का जो फटाफट मतलब स्टार्टिंग में दिख जाते हैं मैं उनका नाम ले देता हूँ। अब हर बच्चे का अगर मैं नाम लेके गुड मॉर्निंग ही करता रहूंगा तो हमारी क्लास क्या होगा, शुरू होगी गुड मॉर्निंग से और अंत भी हो जाएगी गुड मॉर्निंग से। तो आप समझा करें, मेरे नाम आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना। चैट सबकी दिख रही है, क्यों घबरा रहे हो, चैट सबकी दिख रही है, ठीक है ना। चलो, अभी के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनते जाए बेटा। हमारा जो टॉपिक था वो फॉरेन ऑपरेशंस का टॉपिक था। एंड फॉरेन ऑपरेशंस के टॉपिक में हमने बात करी थी कि हम लोग ये कह रहे थे कि हेड ऑफिस जैसे इंडिया में है, ब्रांच इंडिया के बाहर है। हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है, ब्रांच इंडिया के बाहर है। वो जो ब्रांच इंडिया के बाहर है उसे हमने क्या बोला, सॉरी, उसे हमने क्या बोला, फॉरेन ब्रांच, या उसे कह दीजिए फॉरेन ऑपरेशन, कि विदेश में आपके ऑपरेशन चल रहे हैं। सॉरी, ओ माय गॉड। जस्ट अ मिनट। तो अब हमने कहा था बेटा कि जो फॉरेन ऑपरेशंस है उनकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो सारी किस में हो रही है, जो जिस कंट्री में हमारी फॉरेन ऑपरेशन है, जैसे यूएस में, डॉलर में, यूके में, पाउंड्स में, इस प्रकार से होती है। अब वहां पर प्रॉब्लम ये आती है हेड ऑफिस की, जैसे सारी ट्रांजेक्शन रुपीज में हो रही है और जो ब्रांच है उसकी ट्रांजेक्शन डॉलर या पाउंड्स में हो रही है, तो मैं दोनों को ऐड नहीं कर सकता। आई हैव टू कन्वर्ट द डॉलर एंड पाउंड्स इनटू रुपीज। जब मैं कन्वर्जन के लिए बात करता हूं तो उसमें छोटी सी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि डॉलर टू रुपीज का जो रेट है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, कन्वर्जन रेट बोलते हैं। जिसकी वजह से हमारा एएस नंबर 11 हमारी मदद करता है इस चीज को लेके कि भाई कन्वर्जन कैसे करनी है। तो उसके लिए वो कहता है ऐसा है जी, पहले तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा केस है, वो ईफो का केस है कि नीफो का केस है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या था कि जो हेड ऑफिस की ही एक एक्सटेंशन है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, दिल का टुकड़ा है। जो काम हम इंडिया में कर रहे हैं वही इंडिया के बाहर कर रहे हैं। और नॉन इंटीग्रल कौन से, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मतलब वो हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से ही पैसा इकट्ठा कर रहा है, खर्चे कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, लोकल बोरिंग अरेंज कर रहा है। तो वो इंडिपेंडेंटली काम, जो डिपेंडेंट है वो इंटीग्रल हो गया, जो इंडिपेंडेंट है वो नॉन इंटीग्रल हो गया। अब इसमें हमने कुछ और वर्ड भी सीखे थे, मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी आइटम है वो एसेट लायबिलिटीज जो फिक्स और डिटर्मिनेबल है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, लोन गिवन, लोन टेकन, ये सारे।
नॉन मॉनिटरी कौन से? ऐसी चीजें जो मॉनिटरी नहीं है, जो फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट नहीं है, रिसीवेबल या पेबल। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, हमने बोला था फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, सारी चीजें नॉन मॉनिटरी है। कन्वर्जन रेट्स पे जब आते हैं, मेन चीज पे जब आते हैं, तो हमने क्या बोला था? कौन कौन से रेट थे बेटा? 3 रेट तो होते हैं, ओपनिंग रेट फर्स्ट डे का, क्लोजिंग रेट लास्ट डे का, एवरेज रेट या तो क्वेश्चन दे देगा, नहीं देगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो जो ओपनिंग स्टॉक है उस पे कौन सा रेट लगाना है बेटा? इररिस्पेक्टिव ईफो है कि नीफो है, ओपनिंग रेट लगाना है, ठीक है ना? तो ये आपके पास में चीज आती है। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे आ रहा है। एक्सपेंसेस इनकम वैसे एक्चुअल कहता है, पर कहता है अगर एक्चुअल अवेलेबल नहीं है, जो कि नहीं होता, तो आपने एवरेज ले लेना है, और वो क्वेश्चन एवरेज ही देता है, एक्चुअल थोड़ा ना देगा भाई, साल के हर रोज के रेट थोड़ा ना देगा जिस दिन ट्रांजेक्शन है। मॉनिटरी आइटम जो भी है सारी, उनके लिए क्या है? एसेट लायबिलिटीज आगे, क्लोजिंग रेट 31 मार्च का। क्लोजिंग स्टॉक वैसे उसने बोल के रखा है कि चलो ईफो के केस में एक्चुअल लेना है भाई, वो तो हमारे साथ जुड़ी हुई हर समय, बट ये देता नहीं है कि जो पड़ा है वो किस किस तारीख का पड़ा है, तो हम क्लोजिंग ले लेते हैं, और इसमें तो है ही क्लोजिंग। यहां तक में आप देखेंगे कोई फर्क नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का आपको देखने को मिल रहा है, पर वो क्वेश्चन में नहीं होता। सेम तरीके से जो भी चीजें एचओ के साथ जुड़ी हुई है, वो तो एचओ के ट्रायल बैलेंस में दिख ही रही है भाई। हम एचओ का जो बैलेंस दिखा रहे हैं डॉलर में दिखा रहे हैं, तो एचओ भी तो अपनी बुक्स के अंदर मेरा बैलेंस दिखा रहा होगा रुपीज में। मैं गुड्स फ्रॉम एचओ दिखा रहा हूं, वो गुड्स सेंट टू ब्रांच दिखा रहा होगा, तो उसकी वैल्यू तो वहीं से उठ के आ जाएगी। एचओ के ट्रायल बैलेंस में जो है वो सीधा देता है। मेन फर्क क्या है? फिक्स एसेट्स का, और ऑब्वियसली फिक्स एसेट्स के साथ ही जुड़ी हुई डेप्शन। तो वो कहता है कि जो आपके पास में ईफो है उसमें क्या लेना है? एक्चुअल रेट ऑन डेट ऑफ, जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट, और क्वेश्चन देगा। नीफो है तो क्या लेना है? क्लोजिंग रेट लेना है। नीफो है तो क्या लेना है? क्लोजिंग रेट लेना है। और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो आता है अंत में, क्योंकि सारी चीजें कन्वर्ट करोगे तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, वो एक्सचेंज डिफरेंस है, उसका क्या करना है? ईफो है तो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ईफो है तो मेरे प्यारे बच्चों कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। और नीफो है तो कहां जाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। कहां जाएगा बेटा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। और उस केस में मुझे ये भी बोल के रख देते कि वो तब तक रहता है जब तक हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है, जिस दिन बेचेंगे उस दिन वो पीएनएल में जाएगा, अदरवाइज वो कहां पड़ा है? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, ठीक है ना? हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस अपने पास क्लास में किए थे, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस ही किए थे, जिसके अंदर में जब मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, उसमें तो नॉर्मल कन्वर्जन ही सीखी थी, ठीक है ना? जो 33rd क्वेश्चन था फुल फ्लेजेड, जो 33rd क्वेश्चन था फुल फ्लेजेड, वो आपके पास में क्या था? उसमें कन्वर्जन करी, और फिर उसने बेटा हमें ये बोला था कि जो खर्चे हैं जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह, उनका इफेक्ट ले लीजिए। तो मैंने आपको जाते जाते कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे, और मैंने बोला भी था कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह जो है, वो अगर ना भी बोलता तो भी आपने उसको लेना है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह या एक्रूड इनकम प्री रिसिप्ट मैंने सारे ही डाल दिए, होते नहीं है जनरली, तो उनको हमेशा इफेक्ट आप ट्रायल बैलेंस बनाते समय ही ले लीजिए। जैसे मैंने कल, अदरवाइज क्या होगा? जो खर्चा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज रेट से, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लायबिलिटी है वो क्लोजिंग रेट से, बैलेंस शीट बाद में टैली नहीं होगी। तो इसलिए उसका इफेक्ट हम वहीं ट्रायल बैलेंस बनाते समय ले लेंगे, खर्चे को वहीं बढ़ा देंगे, आउटस्टैंडिंग वहीं दिखा देंगे, जिससे क्या होगा? आपके पास जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिफरेंस में चला गया, ठीक है ना? तो इसका इफेक्ट हमेशा ही ट्रायल बैलेंस में ही ले लेना है, इसका इफेक्ट हमेशा ही किस में ले लेना है? ट्रायल बैलेंस में ही ले लेना है, ठीक है ना? और फिर आपके पास में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ईफो है कि नीफो है, तो कल के क्वेश्चन में भी बताया था, सेकंड क्वेश्चन जब था जो हमने कल का किया था, तो अगर फिक्स एसेट का परचेज डेट का रेट देता है बेटा, फिक्स एसेट का परचेज डेट का रेट देता है, तो हमने क्या रेफर कर लेना? ईफो, क्योंकि वो यही चाहता है। अभिनंदन बेटा, यस बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना? अब बेटा मैंने 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट का। तो बेटा अब मैं अगर आपसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट की बात करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सुन लीजिए समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन में आएगा तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। मेरे पास इसमें मशीनरी दे रखी है, ठीक है जी, वो दे रखी है 1 लाख की। 1 लाख तो ज्यादा हो गया, चलो 10,000 की, डॉलर्स में है। और नीचे बोले डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% है। अब जो आपने रेट लेना है, जिस दिन वो खरीदा था, लेट से ईपो था तो उस दिन का डॉलर का रेट है 80 रुपए। अब जब मैं कन्वर्जन करूंगा, फर्स्ट केस,
तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, नोटिंग नहीं करनी, सिर्फ समझना है पॉइंट, क्योंकि बड़ा आसान सा है। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उस केस के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों आपका डेबिट और क्रेडिट रुपीस में आप डालोगे, तो आप मशीनरी कितनी लिखोगे? मशीनरी कितनी लिखोगे? 10,000 इंटू 80 विच इज 8 लाख। फिर आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। पीएल में डेप्रिसिएशन कितनी डलेगी? तो डेप्रिसिएशन ने आना है 8 लाख के ऊपर 15%, 1,20,000। और मशीनरी कितने की आ गई? 1,20 माइनस हो गया 680 की। यही होगा सिंपल। भाई यही हमने कल के क्वेश्चन में भी किया था, याद करो, हमने डेप्शन के दो इफेक्ट दिए थे, एक खर्चा डल गया, एक बैलेंस शीट में चला गया। मैं दूसरा ऑप्शन कहता हूं यार ऐसा करो, इसे ना आप ट्रायल बैलेंस में ही ले लो इसका इफेक्ट। मतलब आप जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तभी डेप्शन को इफेक्ट फॉर कर दो। इफेक्ट फॉर करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप एक काम करिए, आप यहीं पे डाल दीजिए मशीनरी भी, और यहीं पे डाल दीजिए डेप्शन और मशीनरी भी। तो एंट्री क्या होती है? डेप्शन टू मशीनरी, डेप्शन टू मशीनरी, या अगर एक्यूमुलेटेड तो डेप्शन टू एक्यूमुलेट डेप्शन। अब अगर यहीं पे करेंगे 15%, तो डेप्शन कितनी होगी? 1500। और मशीनरी कितनी रहेगी? 8500। इनटू दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है? 80 से करना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन पे और फिक्स एसेट पे सेम रेट लग रहा है। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में भी ले आओगे तो अब देखो ये कितना कितना बना, 8500 इंटू 80 कितना ही आया? 680। और ये कितना आया? 120। और अब इसके बाद सिंगल इफेक्ट रह गया। सिंगल इफेक्ट क्या रह गया? डेप्शन ने कहां चले जाना है? पीएल में। और मशीनरी ने कहां चले जाना है? बैलेंस शीट में। मैं अब आपको क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं आप डेप्रीसिएशन का ट्रायल बैलेंस के बाद दो इफेक्ट लीजिए, कि एक खर्चा और एक बैलेंस शीट में से कम, या आप उसे ट्रायल बैलेंस में ही काउंट फॉर कर दीजिए, कि डेप्शन को डाल दो और मशीनरी को कम कर दो। मतलब आप ट्रायल बैलेंस में उस एंट्री का इफेक्ट ले लो, तो उसके बाद सिर्फ सिंगल इफेक्ट रह जाएगा। क्या आप एंट्री को डाल के ट्रायल बैलेंस बना रहे हो एक प्रकार से? तो डेप्शन टू मशीनरी एंट्री डाली और उसके बाद है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमने क्या लिखा? उसकी वजह से हमने ये बोला कि जो डेप्रीसिएशन है इसकी दोनों ट्रीटमेंट्स ही करेक्ट है। दोनों ट्रीटमेंट सही है। दोनों ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि आप चाहे इसे ट्रायल बैलेंस में लेके चल लो, मतलब ट्रायल बैलेंस में एंट्री डाल दो, चाहे बाद में दो इफेक्ट दे दो, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि ट्रायल में लेना, तो फिर ले लो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में एंट्री डाल दो डेप्शन टू मशीनरी की, ले लो इफेक्ट उसका, ट्रायल बैलेंस बना दो, तो ले लेंगे। बट इसका लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेप्शन और फिक्स एसेट ने सेम रेट से मल्टीप्लाई होना है। ईफो है तो डेट ऑफ परचेज है, नीफो है तो क्लोजिंग रेट है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देर इज नो डिफरेंस एट ऑल कि आप डेप्शन को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं बेटा, मतलब ट्रायल बैलेंस में उसको लिया कि नहीं लिया। तो हमारे लिए फिक्स एसेट के ऊपर जो डेप्शन का पॉइंट है, उसको आपने लिया ट्रायल बैलेंस में या नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगला आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया होगा, उसे वहीं रहने देने हैं, उसके बाद में ही दोनों इफेक्ट लेने हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ का मतलब कि आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, तो इसके बाद में ही दोनों इफेक्ट लेने हैं। और बाद के दोनों इफेक्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बाद के दोनों इफेक्ट क्या होते हैं सर? एक ट्रेडिंग में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है। एक ट्रेडिंग में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है। तो इसके दो इफेक्ट्स बाद में लेने हैं। हम इसे अपनी तरफ से कभी ट्रायल बैलेंस में लेके नहीं आएंगे, हम अपनी तरफ से लेके नहीं आते। सर इसके पीछे क्यों बेटा? वो इसलिए समझो, अब मेरे पास में जो ट्रायल बैलेंस है, उसमें क्या है, ध्यान से सुनो। यहां डेबिट इन डॉलर है, यहां क्रेडिट इन डॉलर है। अब मैंने गुड्स खरीदे इस साल में, परचेज करे मान लो $50,000 के, और नीचे मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है $6,000।
मुझे एवरेज रेट दिया हुआ है 80 का, और क्लोजिंग रेट दिया हुआ है लेट से 83 का। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने जब ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करा है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? डेबिट और क्रेडिट रुपीस, तो आप यहां परचेज को किस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं सर? 50,000 इंटू एवरेज रेट विच इज 80, 40 लाख। यही करोगे आप? यस सर, हमने कल यही किया था। और फिर आप जब ट्रेडिंग काउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे, तो क्या क्या दिखाओगे सर? हम टू परचेज दिखाएंगे 40 लाख, और हम इधर क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 6,000 इंटू क्लोजिंग रेट 83, 6,000 इंटू 83 क्लोजिंग रेट 498, और इधर भी स्टॉक आ जाएगा सेकेंड इफेक्ट 498। क्या हमने कल के क्वेश्चन में भी यही किया था? यस भाई, अल्टीमेटली आपने क्या किया, जो परचेज दिख रही है उस पर एवरेज है, या गुड्स फ्रॉम एचओ होता तो एक्चुअल होता। वो तो एचओ के से भाई, दो ही चीजें होती है, तो गुड्स खरीद रहे हो या तो बाहर से खरीद रहे हो, परचेज है तो एवरेज रेट लग जाता है। अगर आप एचओ से खरीदते होते तो वो तो एक्चुअल वैल्यू ही थी, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या दिखाए थे हमने कल के क्वेश्चन में भी सर? एक यहाँ पे दिख गया, एक बैलेंस शीट में दिख गया, भाई यही बात करी थी ना। अब बच्चा कहता है नहीं नहीं सर, एक काम करो आप ना इसे ना ट्रायल बैलेंस में लेके आने का सोचो, अगर हम लेके आएंगे तो क्या होगा। बेटा अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में लाते हो लेट से, तो ध्यान से सुनो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जब आएगा, पहले मैं डॉलर की बात करता हूं, तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेज कम करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में आएगा तो ये 6,000 हो जाएगा और ये 44,000 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? परचेज ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है, यही तो बोलते हो ना, क्योंकि एंट्री क्या डली है? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। तो अगर आप उसे ट्रायल बैलेंस में लेके आओगे तो परचेज क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। नाउ द प्रॉब्लम विच कम्स इज नाउ द प्रॉब्लम विच कम्स इज कि जब आप ट्रेडिंग काउंट बनाओगे और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां लफड़ा पड़ जाएगा। बैलेंस शीट में तो चलो मैं कहता हूं आप स्टॉक लिख दोगे सीधा 6,000 इंटू 83, 498, ठीक है ना। बट जब आप अब यहां लिखोगे परचेज, जिसे आप एडजस्टेड परचेज बोलते हो, तो बेटा उस केस में दिक्कत क्या हो जाएगी? आप 44,000 को अगर 80 से करते हो तो वो गलत हो गया ना, दैट वैल्यू इज रॉन्ग। आप खुद देखो, क्योंकि आइडली क्या था कि 50,000 इंटू 80 हो रहा था, और ये इधर आपका 498 है। अब अगर जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, क्योंकि अब आपने जो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से 6,000 माइनस हुआ, उस पे भी तो 80 ही लग गया, जबकि ये मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए था? 83 से होना चाहिए था। जबकि किससे होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक पे तो क्लोजिंग रेट लगना चाहिए, 83 लगना चाहिए। अब इफेक्टिवली उस पर भी क्या लग गया? हमारा 80 ही लग गया। उस पर भी हमारा क्या लग गया? 80 ही लग गया, तो वो इसलिए गलत हो गया, वो इसलिए इफेक्टिवली गलत हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक के बाद में ही दो इफेक्ट दे देंगे। तो हम कभी भी अपने पास में इसको लेते नहीं अपनी तरफ से, हम हमेशा ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि आपके पास में उसके दो इफेक्ट बाद में ही दे रहे हैं, हमेशा उसके दो इफेक्ट बाद में दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेके आते हो तो परचेज कम हो जाती है। अब होगा क्या? जो कम हुई भी परचेज है उस पर एवरेज रेट लगा दोगे, जबकि होना क्या चाहिए था? क्लोजिंग स्टॉक पे तो क्लोजिंग रेट लगना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने क्या बोला, मतलब मैं कंक्लूजन पे आता हूं, आई वांट मेक यू अंडरस्टूड द लॉजिक, बट एक बार हम कंक्लूजन पे आते हैं विच विल मेक यू द थिंग्स मच मोर इजियर। तो मैंने आपके लिए कंक्लूजन क्या रखा बेटा चीजों का, प्लीज मेरे साथ सुनते जाए ध्यान से। जो भी खर्चे है आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड है, जो भी खर्चे है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, उनका इफेक्ट हम हमेशा ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ले लेते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं लेते, उसके इफेक्ट बाद में ही दोनों लेते हैं, वो बोलेगा भी नहीं, वो हमारे पास बाद में आएगा। और डेप्शन को लेना है ले लो, नहीं लेना मतलब, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सेम रेट से ही यूज मल्टीप्लाई होना है। तो उसका अगर क्वेश्चन स्पेशली बोला ले लो, ले लो, नहीं बोल रहा मर्जी है तुम्हारी, मत लो, जैसे हमने कल के क्वेश्चन में नहीं किया था। ठीक है ना। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है। अभी इनकी एप्लीकेबिलिटी मैं आपको इस क्वेश्चन में भी कराता हूं, एक अगला क्वेश्चन 34 कराने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, जो कि एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें हम यही मतलब जो मैंने एक आधा पॉइंट और सिखाया, ये वाला हम देख लेते भी कंसिडर हो जाएगा। वैसे कल के क्वेश्चन में भी हो गया था, टॉपिक है ही बहुत आसान सा। तो ये मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। कहते हैं मून स्टार की ब्रांच है वर्जीनिया यूएसए में, और ब्रांच कौन सा केस है, नीफो का केस है बेटा। तो नीफो होने से आपको पता है कि क्या होगा, एक तो फिक्स एसेट पे क्लोजिंग रेट लगाना होगा, और एक दूसरा मैंने क्या बोला था, डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है। कहते हैं ट्रायल बैलेंस जो ब्रांच का दे रखा है वो आपको दे दिया, क्या बन रहा है, वो सारी आइटम्स दे दी आपको। हमें फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन भी गिवन है। सैलरीज कुछ आउटस्टैंडिंग है $400 की, ये सैलरीज है दे रखी है हमें, आउटस्टैंडिंग है कुछ, ये वाली चीज दे रखी है। ठीक है। डेप्रीसिएशन लगानी है ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्सर पे 10% के हिसाब से WDV। हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को कितने के भेजे, 1580 के। हेड ऑफिस कितना अमाउंट दिखा रहा है, 2050 ड्यू फ्रॉम ब्रांच, ये एक्चुअल वैल्यूज दे दी गुड्स एंड की, क्लोजिंग बैलेंस की। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बेटा, $21,500। कह रहा है कोई ट्रांजिट आइटम नहीं है ना स्टार्ट में ना एंड में, वो हमेशा ही लिखेगा भाई, क्योंकि आपस का बैलेंस रिकनसाइल्ड है। बट एक डॉलर में एक रुपीज में, तभी तो डॉलर टू रुपीज इजिली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। कहते हैं 1 अप्रैल 19 को जब फिक्स एसेट खरीदे थे तो उस दिन रेट था 43। 1 अप्रैल 20 को 47 है ओपनिंग, ईयर एंड पे कितना है 50, और एवरेज कितना है 45। तो उसने सारे रेट्स दे दिए। तो फिक्स एसेट जिस दिन खरीदा था 43 है, ओपनिंग रेट कितना है 47 है, क्लोजिंग रेट कितना है 50 है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, और एवरेज कितना है 45 है। ये उसने रेट्स दिए मुझे। ठीक है। कह रहे ट्रायल बैलेंस बना दीजिए इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीस। तो हमारी एडजस्टमेंट जो है बेटा, हम इन एडजस्टमेंट्स को इन दोनों को मतलब सैलरीज को तो लेने थे, हम डेप्शन को भी ले लेंगे। उसने बोला इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स, इनको एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हुए बना लो, और फिर ट्रेडिंग पीएनएल बना दो, और बैलेंस शीट बना दीजिए डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट पोजीशन ऑफ द ब्रांच एज वुड अपीयर फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस शीट। तो वही काम करना है जो कल किया था, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना दो। बेटा क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही सरल, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि आपका मेन पार्ट तो ट्रायल बैलेंस है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है, मतलब जो आप कन्वर्ट करके बना रहे हो, उसके बाद तो आपके क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं, उसके बाद तो +1 लेवल का क्वेश्चन है। फिर तो आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के खत्म कर देते हो काम। हम क्या करते हैं, ठा मारते हैं ठा। तो अल्टीमेटली क्या है, अभी देखो आप क्वेश्चन कितनी जल्दी और आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन है ही क्या, बहुत आसान। पहला पार्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। नंबर ऑफ आइटम्स थोड़ी सी ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो अब यहां पर मैं किसमें दे रखे, डेबिट और क्रेडिट इन डॉलर है। डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, डेबिट और क्रेडिट इन डॉलर, और कन्वर्ट करके किस में जाना बेटा, रुपीस में जाना हमने। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा हमारे पास में केस किसका है, यहाँ पे नीफो का है। केस किसका है, नीफो का है। ठीक है ना, उस चीज को समझना। सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट है बेटा, क्वेश्चन ने बोला है ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट बनाओ, जिसकी वजह से मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहीं पे उसका इफेक्ट ले रहा हूं।
मैं इसके बाद में भी दोनों इफेक्ट ले लूंगा, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट। तो अब यहां पर मैं 48,000 है, रेट कितना है 10% का, तो 10% के हिसाब से कितना हो गया 4800। तो हमने यहीं पे उसका इफेक्ट ले लिया। तो उससे क्या हो गया, एंट्री क्या डलती है, डेप्शन टू एसेट। तो डेप्शन डेबिट हो गया और एसेट आपका कम होके दिख गया। अब वो यही दिख गया। मैं बाद में भी दो इफेक्ट करता, यहां क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली बोला ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट, तो दिखाने के लिए सिर्फ प्रेजेंटेशन का है, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। इस पे बताओ कौन सा रेट लेंगे, ला सर फिक्स एसेट का रेट दिया तो है 47, तो 40 सॉरी 43 दिया है, तो 43 लेंगे क्या, अरे 43 लेंगे क्या, अरे सर ओहो गलती हो गवा हमसे तो सुबह सुबह, ये तो नीफो का केस है, तो इसका रोल ही नहीं है, हमें तो क्लोजिंग लेना है। ओ अच्छा, आ गया याद, गलती कर रहे थे तो आ गया याद, हमें फिक्स एसेट के केस में क्या ही लेना है, क्लोजिंग रेट लेना है, विच इज 50 ही लेना है, क्योंकि नीफो है। क्या लेना है, 50 लेना है, क्लोजिंग रेट लेना है। तो वो तुम्हें गुमराह कर रहा है 43 दे के, और तुम गुमराह ना हो जाना। वो तुम्हें दे के गुमराह कर रहा है और तुम गुमराह हो जाते हो, वही नहीं होना। सेम तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर है। तो 3200 का है, तो 10% के हिसाब से कितनी डिडक्शन होगी, 320 और 2880। 144, तो 320 और 1,44,000, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं सीधा करता तो इंटू 50 करता और बाद में दो इफेक्ट ले लेता, मैंने वो यहीं ले लिए। और यहां क्यों लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है, क्वेश्चन स्पेसिफाइज, ऊपर लिख देता हूं, टू मेक ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्शन में लो कि ना लो, पर जब क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज 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 इनकॉर्पोरेट कर दो एडजस्टमेंट, तो मान लो ना यार क्वेश्चन की, फिर क्यों लड़ाई झगड़ा करना। तो ये कंपलसरी नहीं है करना है, कहा तो इसलिए कर दिया, वरना ना करता मैं, वरना मैं बाद में ही दोनों फेंक देता। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 22,400। इस पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग रेट आ जाएगा कितना है, 47। मुझे तो लगता है आधे बच्चा सो रहे हैं, कोई वैल्यूज भी नहीं बता रहा आज तो। कह रहे सर आज हम प्रण लेके आए हैं, आज हम कोई वैल्यू नहीं बताएंगे। परचेजेस 96,000, एवरेज रेट 45। ठीक है जी। सेल्स 166,400, एवरेज रेट 7488। हाँ जी
गुड्स फ्रॉम एच ओ 32,000। एक्चुअल। तो गुड्स फ्रॉम एच ओ 32,000 है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? 15,80,000। 15,80,000। मैं याद रखूंगा अंसारी बेटा, हमें सबका आता है। सैलरीज 3200, पर सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है। सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है। 3200 में क्या करना है? आउटस्टैंडिंग भी थी 400 की पहले पॉइंट में, तो क्या करेंगे? यहीं पे ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगा। एंट्री क्या बनी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी खर्चे ने किससे मल्टीप्लाई होना है? एवरेज रेट से। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी है, तो वो क्लोजिंग रेट से। ये हमने कल भी किया था, सैलरी टू खर्चा बढ़ा दिया और लायबिलिटी दिखा दिया, तो क्रेडिट हो गया। तो 3600 इंटू 45, 162। और ये 20,000। और ये 20,000। तो खर्चा मल्टीप्लाई हो किससे? एवरेज रेट से। और आउटस्टैंडिंग सैलरी किससे आया? क्लोजिंग रेट से। ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड। अब ये खर्चे ही है सारे, खर्चे ही है सारे, एवरेज रेट लगाते चलो बस। काफी सारे तो खर्चे ही है। 18,000। फिर अगला क्या? रेंट रेट टैक्सेस 800। ओ भाई, आज तो सच में लगता है सांप सूंघ गया हाथों को। 36,000। तो कैरेज इनवर्ड पे एवरेज रेट आ गया, रेंट रेट टैक्सेस पे एवरेज रेट आ गया। इजी चीजें चलती जा रही है, इजी तरीके से चलता जा रहा है। यहां तक हुआ सबका? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला इंश्योरेंस वगैरह आना है। तो इंश्योरेंस कितना है? 400। into 45, 18,000। ट्रेड एक्सपेंसेस अगेन कितना है? 400 ही है, 45। ठीक है। फिर एच ओ काउंट है 45,600। एक्चुअल। और एक्चुअल कितना है बेटा? 20,50,000। इस पॉइंट में दिया हुआ है 20,50,000 लेना है। ठीक है जी।
फिर अब ये सारे एसेट्स लाइबिलिटीज आ गए, डेटर क्रेडिटर बैंक कैश। तो डेटर 9600, इन पे सब पे क्या लगना है, क्लोजिंग रेट। सिक्सटी 800। और फिर क्या बचा है, बैंक और कैश 2000 और 400। लो जी लो, मैंने सारी की सारी चीजें डाल दी। अब हमें क्या करना है, एक लाइन की जगह छोड़नी है और टोटल लगाने हैं। आप मुझे इंडिविजुअली बता देंगे। क्या है टोटल। कुछ बच्चे हमारे पास पहले ही बैठे हैं। डेबिट का टोटल है, बच्चे ने बताया 1036480। और बच्चे ने बताया क्रेडिट का टोटल है 9898। ये हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो डेबिट साइड हायर है 1036480। 1036480। और एक्सचेंज डिफरेंस आया बेटा, कितना बताया था बच्चे ने, 466800। चेक करो भाई। जो कि हुआ एक्सचेंज डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर। और ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। हाँ जी, चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे। क्या यही सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या यही सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी बच्चे चेक कर लेंगे एक बार के लिए कि आया कि नहीं आया। अरे इसके बाद का जो काम है वो तो मेरे को कराना नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरे को अपनी जिम्मेवारी निभानी है और मैं कर दूंगा। पर कराना नहीं बनता, ट्रेडिंग पीएल इसको देख के बनाना है। ट्रेडिंग पीएल आपके पास में जो है इसको देख के ही बनाना है, ठीक है। विच इज, इसमें से बस ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, गुड्स फ्रॉम एचओ वगैरह कहाँ चलेंगे, कोई डायरेक्ट खर्चे कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, बाकी खर्चे कहाँ चलेंगे, पीएल में। और बचे हुए एसेट लायबिलिटीज कहाँ चलेंगे, बैलेंस शीट। बस क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट देने रह जाएंगे, एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो क्या ये तुम खुद करोगे, क्या ये तुम खुद कर सकते हो अभी। सर आप हमें 10 मिनट दीजिए, हम करके दिखाते। लो, मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए, तुमने सिर्फ इस ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें दे रखी है, उस ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें दे रखी है उन सबका सिंगल इफेक्ट लेना है। बस जो एडजस्टमेंट में एक चीज बची रह गई, कौन सी,
जो हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, बस उसके दो इफेक्ट लेने हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने +1 में अच्छे से, कितने बच्चों ने +1 में अच्छे से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना सीखा है, फटाफट से बनाओ। मैं तुम्हें 10 मिनट तो कह रहा हूं, वैसे तो 8 मिनट में हो जाएगा मुझे पता है। चलो, मैं इतने चक्कर चुक्कर काट के आता हूं क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तुम तब तक इसे बनाओ।
आई थिंक सभी बच्चे अपने पास में इसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा ही कि मतलब बड़ा ही आपके पास में बेसिक है बेटा, इसमें सिर्फ कन्वर्जन के समय ध्यान रखना है। अदरवाइज बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा टॉपिक है हमारा। काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई विल वेट फॉर 2 to 3 minutes मोर। फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मैंने सॉल्व किया है, आप लोग मुझे बता देना ऑडिट करके अपनी तरफ से चेक करके कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि आप बच्चे इंटेलिजेंट है। कई बार होता है क्या है कि मैं इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता, तो हो सकता है कई बार गलती हो जाती है मेरे से। तो वो गलती आप मुझे बता देना, अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो मेरे आंसर में बता देना। भव्य बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको यही समझाया था, हम उसे बाद में ही दोनों इफेक्ट लेते हैं, बाद में ही दोनों इफेक्ट लेते हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैं इसे ट्रायल बैलेंस में लेके आऊंगा, तो लेके आने का तरीका होता है परचेज को कम करना। प्रॉब्लम क्या है, परचेज को कम करोगे, परचेज ने मल्टीप्लाई होना है एवरेज रेट से, जिसकी वजह से हमारे पास फिर वो दिक्कत आ जाएगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी पहले, कि अगर आप अपने पास ट्रायल बैलेंस में लेके आओगे जैसे मैंने कहा था, तो परचेज ने मल्टीप्लाई होता है एवरेज रेट से, जबकि होना क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का तो क्लोजिंग रेट से होना है। तो उसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्या, आप बस कंक्लूजन क्या है कि बाद में ही दोनों इफेक्ट देने हैं, बाद में ही दोनों इफेक्ट देने हैं, ठीक है ना। और सौभाग्य बेटा, ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस के नॉर्मल ट्रेड खर्चे वो पीएनएल में ही जाएंगे। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब वो पीएनएल में जाएंगे, जो ट्रेड खर्चे दे रखे हैं वो ट्रेड के, ट्रेड मतलब बिजनेस के नॉर्मल खर्चे, ऑफिस के खर्चे। तो चेक कर लीजिए सही बच्चे, क्या मैंने सही किया। ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास सही नहीं हो रहा, आप लोगों ने जो जीपी और एनपी लिखा था मेरा भी वही आ रहा है। ये रहा जीपी, ये रहा एनपी। वेरी वेरी गुड। प्लीज चेक माय आंसर वेदर आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट। वेदर आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट, सभी बच्चे मुझे बता देंगे क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्या बात है किशन बेटा, ऑडिट की लैंग्वेज सीखने है, टेक्निकल लैंग्वेज सीख चुका है बच्चा बेचारा हमारा। बैलेंस शीट भी चेक कर लो भैया, करा दूं। बेटा एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में नहीं जाएगा ना, बैलेंस शीट में दिखेगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व वो बैलेंस शीट में दिखेगा। ये नीफो का केस था, नीफो 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 नीफो। चेक कर लीजिए फटाफट से। वो बैलेंस शीट तो टैली हो गई रे। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप लोगों की भी होगी होगी मुझे पता है, मेरी तो हो गई रे, मेरी तो हो गई रे, बल्ले बल्ले। मेरी बैलेंस शीट टैली हो गवा है। एक्सचेंज डिफरेंस ये रहा, वो पीएल में नहीं जाएगा, नीफो का केस है। नीफो का केस है तो एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से। ठीक है ही।
यस। अच्छा, इसमें मेरी बात अब ध्यान से सुनना बेटा। अगर यहां पर ये एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में आता, अब जाना तो बैलेंस शीट में है पर ये रिजर्व है, नाम तो यही है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो फिर अगर ये डेबिट होता तो मैं यहाँ पे इसे एज अ ब्रैकेट दिखा देता। आप बच्चों को याद होगा, अब जैसे पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो एज अ नेगेटिव ही तो दिखाते हो ना, हम एसेट साइड नहीं दिखाते। आप करने को एसेट साइड में बोल सकते हैं, बात एक ही है। बट हम हमेशा क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, जैसे हम शेड्यूल 3 की बैलेंस में एज अ नेगेटिव आइटम, एज अ नेगेटिव आइटम करके दिखा देंगे, अगर बाई चांस डेबिट आ गया तो। अगर बाई चांस डेबिट आ गया तो आपके पास जो है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी सभी बच्चे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, जिनका रह गया होगा वो बाद में अपने पास चेक कर लीजिएगा। मेरे को चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बोलेंगे पेपर में अगर आए तो यही आए, वरना ना आए। सच्ची बता रहा हूं। अब बेटा बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, उल्टा होने जा रहा है। अभी तक क्या था, हेड ऑफिस इंडिया में थी, ब्रांच इंडिया के बाहर थी, अब उल्टा है। अब हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, ब्रांच इंडिया में है। तो अब डॉलर टू रुपीज कर रहे थे, पाउंड टू रुपीज कर रहे थे, अब उल्टा कर देना है, रुपीज टू डॉलर या रुपीज टू पाउंड कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे थे वो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब डिवाइड हो जाएगा। अब रुपीज टू डॉलर या पाउंड करना है। तो वो कहता है 31 दिसंबर को बैलेंसेस दिए हुए, ब्रांच चेन्नई में है, ब्रांच चेन्नई में है, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। तो अब ये सारी वैल्यूज इन रुपीज दे रखी है, ट्रायल बैलेंस की सारी वैल्यूज किसमें, रुपीज में है। क्लोजिंग स्टॉक भी रुपीज में दे दिया इतना। कहते हैं ब्रांच का अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है इतना, 13,400 डॉलर 31 दिसंबर को। और फर्नीचर दिख रहा है इतने में, डायरेक्ट वैल्यू दे दी। एक्सचेंज रेट कितना है, $1 31 दिसंबर 20 को 52 है, 21 को 51 है, और एवरेज रेट 50 है। तो उसने बता दिया बेटा ओपनिंग कितना है, 52। एवरेज कितना है, 50। कह रहा है एचओ की बुक्स में बना दीजिए पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है, एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो बेटा देखो, मांगा क्या है, पीएनएल बैलेंस शीट एचओ में, तो इसमें इतनी पहले कन्वर्जन तो करनी ही पड़ेगी। अब कन्वर्जन हियर इज काइंड ऑफ अ वर्किंग नोट, कन्वर्जन हियर इज अ काइंड ऑफ वर्किंग नोट, जो कन्वर्जन के बिना तो होगा नहीं ना, कन्वर्जन तो पहले करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन 36 जैसे, तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, जो हमारा बनना है 1 पेज 1.5 पेज, जैसे भी आपके पास रजिस्टर आपने जैसे लगा रखा है। तो हमारा वर्किंग नोट में ट्रायल बैलेंस बन रहा है, वर्किंग नोट में ट्रायल बैलेंस बन रहा है बस, ठीक है ना। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब रिवर्स करना है बस, और कुछ नहीं है। और डेबिट डॉलर और क्रेडिट डॉलर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,34,000, कितना है ओपनिंग रेट 52। अब क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड। सोनाक्षी बेटा बना सकते हो, हम जनरली सजेस्ट करते हैं जो मांगा है वो पहले दिखाओ, वर्किंग नोट हमेशा बाद में हो, आइडली ऑलवेज प्रेफरेबल, ठीक है ना। परचेज एंड सेल, 1560 to 500।
23, 43, 750 और एवरेज रेट कितना है 50। 31250 46875। फिर डेटर क्रेडिटर 765 और 5,10,000, एवरेज रेट है 51। सॉरी, क्लोजिंग रेट है 51, तो क्लोजिंग रेट से आ जाएगा ये। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी, आपके सामने है, खुद आपको दिख रहा है। पीआरबीपी गोइंग वेरी स्मूथ, गोइंग वेरी इजी, ठीक है ना। सैलरी वेजेस 1 लाख, रेंट रेट टैक्सेस 106, 250। एन बेटा क्वेश्चन लिखा तो है नीचे, ईफो का केस है, और अभी तक तो रोल ही नहीं आया। वो तो फिक्स एसेट और एक्सचेंज डिफरेंस में रोल प्ले करता है। भव्य बेटा मैं आपके साथ गेम नहीं खेलूंगा। 91,000। अब बेटा इसका एक्चुअल लेना है, और इसका एक्चुअल जो है वो उसने सीधा रेट देने की बजाय डेट ऑफ परचेज को उसने वैल्यू ही दे दी। कह रहे जिस दिन खरीदा था उस दिन ये इतने डॉलर का था, 1750, 1750। ईफो है ना, तो ईफो की वजह से क्या है, आपके पास में एक्चुअल लेना है। अब वो या तो जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट देता, उसने एक्चुअल वैल्यू ही दे दी इन डॉलर, एक्चुअल वैल्यू ही दे दी इन डॉलर। बैंक है 568, 650। ठीक है जी। और बैंक पे क्लोजिंग रेट कितना है बेटा, 51। और फिर है न्यूयॉर्क अकाउंट, एचओ अकाउंट, जो कि कितना दिया है, 599, 150। एक्चुअल, और वो एक्चुअल कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा उसकी लास्ट में, वो दे रखे 13,400 डॉलर, उसकी दे रखी है 13,400। उधर डेबिट है, हमारी में तो क्रेडिट ही है ना। डेबिट पढ़ के ये मत हो डेबिट में डाल देना भाई, वो एचओ की बुक्स में ब्रांच का है, हम तो ब्रांच की बुक्स में एचओ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है। भगवान से दुआ क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के बाद, पेपर में आए तो यही क्वेश्चन आ जाए। ट्रांसफर टू क्या होगा, पीएनएल।
क्योंकि ईफो है ईफो। यार बच्चे बड़े फास्ट हो गए यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ, बच्चों की स्पीड बहुत तेज होगी हमारी क्लास के बच्चों की। भाई साहब मतलब बच्चे सुपर इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। लगता है बादाम का असर हो रहा है। लगता है बादाम का असर हो रहा है। ओह यार, इसी बात से याद आई मुझे एक छोटी सी बात। हम कहते हैं मतलब मैं जनरली बोलता हूँ कि यार तुम्हारी याददाश्त में दिक्कत है, तुम्हें चीजें कम समझ आती है, तो तुम बादाम खाना शुरू करो। रात को बादाम भिगो, सुबह सुबह खाओ। अल्टीमेटली तुम्हारी याददाश्त तेज होगी, तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। फिर ऐसे ऐसे हमारे पास जो डाउट आते हैं वो कई बार नहीं आएंगे, चीज समझ जल्दी आनी शुरू होगी, प्रोसेसर फास्ट बनेगा। अब फाउंडेशन के एक बच्चे ने मुझे बोला कल, फाउंडेशन का एक बच्चा कहता है कि सर बाकी सारी बातें तो ठीक है, हम भुलक्कड़ बच्चे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने रात को बादाम भिगोए, मैं सुबह भूल ही गया, भिगो के रखे कहाँ हैं। अब बताओ इसका क्या इलाज है। बादाम इसलिए खाने थे क्योंकि दिमाग तेज चलता, जो भूलना था वो कम होता। बेचारा यही भूल गया, बादाम भिगो के कहाँ रखे थे, असर तो बाद में पड़ेगा खाने के बाद। तो खाने भूल ही गया, रखे कहाँ थे। दूसरा आया नालायक, कहता सर आपने कहा था कुछ भिगोने को भिगोने को, मैं भूल गया अब क्या भिगोना था। वो यही भूल गया बादाम भिगोने थे। नालायकों की टोली अलग लेवल की है, वो भूल ही गया। एक और आया, कहता मैं तो भूल ही गया क्या भिगोना था, सर प्लीज बताओ आपने कुछ कहा था, कुछ भिगोना है मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं मम्मी से कही जा रहा हूँ, मम्मी सर ने कुछ कहा था, कुछ तो भिगोना है, कुछ तो भिगोना है। समझ ही नहीं आया मैं क्या भिगोना है। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। अब इंगे चाहते हैं कि घर पे नितिन सर आए, उनके लिए बादाम भिगोए और फिर सुबह सुबह उनको जगा के खिला भी दे, वो भी मेरी ड्यूटी बन जाए। बताओ। हालत ही खराब है बच्चों की हमारी आजकल। चलो भाई, ये हुआ हमारे पास में। वाई ईफो इन क्वेश्चन, अरे भाई ये देखो, एक चीज पूरे क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करी है, जो कि ये है एज्यूमिंग ईफो। क्वेश्चन लिख के दे रहा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। बेटा आपके पास में एज्यूमिंग ईफो क्वेश्चन है लिखा है। चलो, अब क्या बनाना है, ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट। सबसे पहले ये देव योता दास स्क्वायर, टू ओपनिंग स्टॉक है बेटा आपके पास में 4500। बेटा क्वेश्चन लिख के दे रहा है, ईफो है ईफो है ईफो है। टू परचेसेस 31250। बाय सेल्स 46875। बाकी आपका क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बेटा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपीज है और क्लोजिंग रेट ये था 637,500 डिवाइड बाई 51।
जीपी आ गया 23625। यहाँ पे आ जाएगा बाय जीपी। ठीक है जी। फिर टू सैलरी वेजेस आ गया 2000। टू रेंट रेट टैक्सेस 2125। एक्सचेंज लॉस भी आ जाएगा 2000। भाई ईफओ है तो पीएनएल में जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे गलत, क्या करूं मैं इन बच्चों का। आधे से ज्यादा बच्चे गलत। किसी ने सैलरी नहीं डाली, किसी ने एक्सचेंज डिफरेंस नहीं डाला। सब अपनी मर्जी में चल रहे, सब अपनी धुन में चल रहे। इन्हें जल्दी पड़ी है, ये कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं। भाई ईफओ है, ईफओ तो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा नलायको। इंपॉर्टेंट क्या है, सही करना ना कि जल्दी करना। हाँ ठीक है, स्पीड से करना है, वो विद प्रैक्टिस बढ़ जाती है। बट ये थोड़ा ना कि आप जल्दबाजी के चक्कर में बेटा गलती ही कर दो। तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बच्चे गलती ही कर रहे थे। वो नहीं करना बेटा, वो नहीं करना। मेरे को लगा आंसर जल्दी जल्दी दे रहे तो सही दे रहे होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे क्या पता था, चीजें ही भूल गए। भाई हमारा कृष्णा बच्चा कितना वो है। कृष्णा बेटा, क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर में जो बोला था, उसने हमसे सिर्फ मांगा था ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो बेटा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट मांगी थी, तो जो मुझे कन्वर्जन करना था, इसलिए वो मेरा वर्किंग नोट हो गया बेटा कन्वर्जन। जल्दी क्वेश्चन में लिखता था ट्रायल बैलेंस बनाओ कन्वर्ट करो और फिर बना दो। अब यहाँ लिखा नहीं ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो वो मेरा वर्किंग नोट हो गया ना, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट वर्ड यूज किया उसके लिए। ठीक है। फर्नीचर है बेटा 1750 का। 15,000 10,000। 4,000 और 3500। बैंक है 11150। एचओ काउंटर 13,400 प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, और एक क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक 12,500। कुछ रह तो नहीं गया, देख लो भैया। कुछ रह तो नहीं गया।
टोटल बताया जा रहा है 44,400। तो सही बच्चे इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? आसान है, आसान है, आसान है। आए तो पेपर में यही आए, आए तो पेपर में यही आए, वरना कुछ ना आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। और ऐसे ही मेरे हाथ खुल गए हैं बल्ले बल्ले की तरफ, क्योंकि बैलेंस शीट टैली हो गई। बल्ले 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 बल्ले। तो बैलेंस शीट हमारे पास टैली हो गई। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। यस सर, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलो, अभी अगले पे सुनेंगे ध्यान से। 37 पे आएंगे, एक और ऐसा ही है भाई। भाई स्टडी मैट के क्वेश्चन यार तुम्हारे, स्टडी मैट के क्वेश्चन है, करने तो आवश्यक है। अगले में भी कन्वर्जन ही है, ऐसे ही रुपीज टू डॉलर ही हो रहा है। हाँ, छोटी मोटी चीजें आपके पास बात हो जाएगी। एग्जाम में आया कि नहीं आया, हर पेपर में जो क्वेश्चन आया वह तुम्हारे नोट्स में कवर्ड है, ऑलरेडी तुम्हें दिख जाता है। फिर आधी बार बच्चे पूछते हैं सर पेपर का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन। अरे भाई सब डाले हुए हैं यार, ठीक है ना, सब क्वेश्चंस डाले हुए, आज तक जितने पेपर के क्वेश्चन है सब डाले हुए, लिखा हुआ है। 2018 से बाद से, क्योंकि स्कीम चेंज हुई थी, उससे पहले के भी डले हुए, पर 2018 ऑनवर्ड तो सब लिखे हुए। आप देखो हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है। मैसर्स कार्लिन हैज अ हेड ऑफिस कहाँ पे है बेटा? न्यूयॉर्क यूएसए में, हेड ऑफिस यूएसए में, और ब्रांच का है मुंबई इंडिया में। मुंबई ब्रांच क्या है? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। फर्निश कर रहे ट्रायल बैलेंस रिसेंट इन्फॉर्मेशन। वैल्यूज आपके पास में क्या है? रुपीज इन थाउजेंड्स आपको दे रखी है यहाँ पे, इन थाउजेंड्स हमें अब घर इन डिवाइड करना है। कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर्स खरीदे थे इतने रिमिटेंस से, जो न्यूयॉर्क हेड ऑफिस से आया था, और वो सप्लायर्स को दिया था। कैप्शन लगानी है 60%, तो कंप्यूटर्स की डायरेक्ट वैल्यू दे दी, और डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई। रेट बोले अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है? इतने रुपीस का पड़ा है। रेट दे दिए, ओपनिंग रेट 40 है, क्लोजिंग रेट 42 है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और ये एवरेज है 41। ठीक है ना? कह रहा है कन्वर्जन डॉलर में जब आप करोगे, तो पिछला क्वेश्चन जो बेटा है, पिछला क्वेश्चन जो था वहां जब आपने डिवाइड किया ना, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे थे, देखो मल्टीप्लाई करना अलग बात है, आप डिवाइड कर रहे हैं, आप रुपीज टू डॉलर, तो डिवाइड में डेसिमल में भी तो जा सकता था ना। खुद सोचो, जब डिवाइड कर रहे थे क्या डेसिमल में जा सकता था? यस। पर पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू थी ना, प्राइमरीली सारा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम था कि कोई डेसिमल में नहीं था। अब यहां जब डेसिमल में आएगा, तो वो कह रहा है कि आपने 2 डेसिमल की एक्यूरेसी पे चलना है। मतलब 2 डेसिमल, वैसे ना भी कहता तो भी हम ऐसे ही करते, तो उसने खुद बोल दिया 2 डेसिमल में ही दिखाना है। कह रहा है आप यूएस डॉलर में बना दीजिए रेवेन्यू स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग पीएल इस साल का, और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, जो हेड ऑफिस की बुक्स में दिखेगा। ठीक है ना? और फिर कहता है, इन्फॉर्म कर रहा है कि मुंबई ब्रांच का क्या है, डेबिट बैलेंस है इतना हेड ऑफिस की बुक्स में, और कोई आइटम पेंडिंग रिकसेज नहीं है। ये एचओ की बुक्स में ब्रांच का कितना है वो दे दिया, ये हमेशा आपको देगा ही। भाई जो ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस है, उसकी जगह क्या लिख देंगे? जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है, वो एक्चुअल वैल्यू ये हमेशा ही देता है, ये तो हमेशा ही देता है। तो पॉइंट्स बड़े गिने चुने हैं। आपसे देखो अगेन मांग जो रहा है वो क्या है, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की बात हो रही है। अब यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है? अगेन कन्वर्जन करनी है, जो वर्किंग नोट हो गया एक प्रकार से। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मेरे साथ अब ध्यान से सुनते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन में बेटा डेसिमल्स आएंगे, तो यू हैव टू गो स्लो विद मी, जल्दबाजी नहीं करने का। जल्दबाजी नहीं करने का। ठीक है जी।
डेबिट डॉलर, सॉरी रुपीज है, क्रेडिट रुपीज, एक्सचेंज रेट, डेबिट इन डॉलर एंड क्रेडिट इन डॉलर। बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे साथ स्लो चलना ताकि गलती ना हो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, सिंस हमने डिवाइड करना है ना, तो हम पूरी वैल्यूज लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई करना होता है ना, 1000 का 1000, लैक्स का लैक्स बन जाता। डिवाइड करना है तो इसमें अब 300 नहीं लिख रहा, इन थाउजेंड से तो मैं पूरा लिख रहा हूँ 3 लाख। 3 जीरो लगा के लिखेंगे, 3 जीरो लगा के लिखेंगे तो आपके पास ओपनिंग रेट कितना है? सर ओपनिंग रेट है 40। 7500। फिर परचेज एंड सेल 8 लाख और 12 लाख। ठीक है जी। और रेट कितना दिया है? 41। रेट कितना दिया है? 41, एवरेज रेट जो है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 41, 19512, एंड 195 है तो 20 हो जाएगा। अगर थर्ड डिजिट जो है, थर्ड डेसिमल जो है वो 5 या उससे ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर देंगे, 5 से कम है तो वही रहने देंगे। 29268 0.29। 2 डेसिमल पे छोड़ा है मैंने, कितने में? 2 डेसिमल पे। तो मैं बेटा ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर ट्रायल बैलेंस में दे रहा हो तो आप उस पर एवरेज रेट ही लगाएंगे ना, एवरेज रेट ही लगाएंगे बैड डेट पे भी। अगला क्या? डेटर एंड क्रेडिटर, 4 लाख 3 लाख। कौन सा रेट लगेगा इस पे? क्लोजिंग रेट 42। 9523.81। 7142.86। ठीक है ना? चेक करते चलो जी। अगला क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12240, विच इज बी आर एंड बीपी। 2857.14। 5714.29। गो स्लो। थर्ड डेसिमल अगर 5 या उससे ज्यादा है तो सेकंड को राउंड ऑफ कर दो, बढ़ा दो, वरना आपके पास वही रह जाएगा, बस उसी बेसिस पे है। 2 डेसिमल तक दिखा रहे हो ना। वेजेस एंड सैलरीज 560। 41। 13658.536 है तो 54 हो गया। ठीक है ना? रेंट रेट टैक्सेस 360। 41।
8780.487 है तो 49 हो गया। ठीक है जी। सनरी चार्जेस 160। थ्री नाइन जीरो टू पॉइंट फोर फोर 3902.44। कंप्यूटर्स 240। एक्चुअल नीचे दे रखा है इसका 6000। नीचे दे रखा है 6000। फिर बैंक बैलेंस 420। क्लोजिंग रेट 42। तो ये डायरेक्ट आ गया 6000, 10,000। और लास्ट है न्यूयॉर्क अकाउंट 16,20,000। एक्चुअल 16,20। तो वो एक्चुअल कितना दिया हुआ है उसके लास्ट में? 39,609.18। तो जी, मैंने सारी की सारी चीजें डाल दी है बेटा। सही बच्चे चेक करेंगे। क्रेडिट का टोटल आ रहा है बेटा 81,734.62। अच्छा, डेबिट का भी यही है? डेबिट का भी यही है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, चेक करो। कोई डिफरेंस नहीं है। क्रेडिट का मैंने निकाला है, डेबिट का आपने बताया, दोनों मैच कर रहे हैं। बेटा डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट बाद में दे देंगे, कोई कंपल्शन थोड़ी ना यहाँ देना। दैट इज नॉट कंपल्सरी डेप्शन के दोनों इफेक्ट देना, प्लीज समझो। देना चाहते हो दे दो, तो डेप्शन डेबिट कर देते, कंप्यूटर कम कर देते, उसमें क्या दिक्कत है? बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, हमने नहीं दिया। चेक करो जी, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल टैली कर रहा है। तो इट एक्चुअली मींस कि अगर आप 2 डेसिमल एक्यूरेसी जो उसने बोला था बिल्कुल सही तरीके से लगा रहे हो तो ही डिफरेंस नहीं आ रहा। क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम्ड है। अदरवाइज अगर आप गलत कर दे तो फिर वो डेसिमल्स का डिफरेंस आ जाता। समझ रहे हो? तो वो कहने का मतलब क्या है कि आप वो थोड़ा प्रिसाइजली चलना था यहाँ पे। वो डेसिमल्स आ रहे थे। क्या आ रहे थे? डेसिमल्स आ रहे थे। अब क्या बनाना है हमने? ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इन्हीं को लेके हम अपने पास में बना लेते बेटा, ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट जो है। तो सबसे पहले आया ओपनिंग स्टॉक।
7500। 2 purchases 19512.20। Buy sales 29268.29। Wages salaries 13658.54। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 420 और रेट कितना है? 42। ठीक है जी। ग्रॉस लॉस आ रहा है बेटा इस केस में। ग्रॉस लॉस 1402.45। ठीक है जी। 1402.45। फिर क्या क्या रेंट रेट टैक्सेस है? 8780.49। सन्ड्री चार्जेस 3902.44। और कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कितना रेट बोला था बेटा? 60%। तो 6000 का 60% है 3600। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ नेट लॉस आएगा। ये बच्चे बड़े मूड के हिसाब से चलते हैं, भूल जाते हैं लगता है बताना सर को। ये फिर अपने में लग जाते हैं, कोई बताता ही नहीं है। सर हम मनमौजी है, हम कभी कभी बताते हैं कभी कभी नहीं बताते। हम क्या है? मनमौजी। घर पे ही मम्मी पापा ऐसे हमसे बहुत सवाल पूछते रहते हैं। हमारा जब मन करता है हम तभी उनको आंसर करते हैं, वो हमारी शक्ल को देखते रहते हैं। हमसे उम्मीद करते हैं हम कुछ बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलते। दोस्तों के साथ भी हमारा ऐसा ही है। वो हमसे उम्मीद करते हैं सर हम बड़े शांत प्रिय बच्चे, कल हम अपनी प्रोफाइल में बाद में जाके हम ये तो लिख पाएंगे, हम बड़े ही ठहराव वाले बच्चे हैं, हम बड़े ही शांत प्रिय बच्चे हैं, हम किसी बात का किसी को कभी जवाब नहीं देते। हम किसी बात का कभी भी किसी को जवाब नहीं देता। बट बेटा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आईसीआई को जवाब दे के आना, उसी के बेस पे तुम्हें सीए की डिग्री मिलेगी। इतना शांत प्रिय होने से कुछ नहीं चलेगा। आईसीआई को दिया ना जवाब जो है।
तो चेक कर लो भाई, यहाँ तक आया, सबका नहीं आया। बच्चे कह रहे हैं हम भोले भाले हैं। अरे शक्लें देखो अपनी जाके शीशे के आगे, पता चल जाएगा तुम लोग कितने भोले भाले हो। घर वालों से पोल खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो ये नेट लॉस हमारा आ गया। अब क्या बचा है लास्ट पार्ट बस इस क्वेश्चन का, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज और एसेट्स। अब ध्यान सुनो, चीजें डालते जाओ एक एक करके। जैसे सबसे पहले मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। कंप्यूटर पे क्या था, डेप्शन भी थी। ठीक है जी। डेटर क्रेडिटर है। 9523.81 क्रेडिटर है। 7142.86। बी आर 2857.14। बीपी 5714.29। ठीक है जी। बैंक 10,000 है। स्टॉक भी कितना था, 10 जारी था। एच अकाउंट 39609.18। माइनस नेट लॉस 17685.38। हो ला 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 ला। अरे बैलेंस शीट टैली हो गवा। 34780.95। चेक कर लो भाई, दोनों साइड का यही आ रहा है। लो भाई लो, खत्म हो गवा क्वेश्चन। बैलेंस शीट टैली हो गई, टैली हो गई, टैली हो गई। तो टैली हो गई रे, बैलेंस शीट बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। मोहम्मद रजा बेटा उसने बोला है ना कि कंप्यूटर जिस दिन खरीदे थे उस दिन एचओ ने इतने डॉलर भेजे, तो उसने उस दिन की वैल्यू डॉलर की डायरेक्ट दे तो दी 6,000। हमें क्या है, ईफो में क्या लेना होता है, क्लोजिंग रेट लेते हैं कि एक्चुअल रेट जिस दिन खरीदा उस दिन का लेते हैं। सर उस दिन का लेते हैं जिस दिन आपके पास में फिक्स एसेट खरीदा है। तो उसने बोला ना फिक्स एसेट जो खरीदे थे एचओ ने इतने पैसे भेजे थे हमें, तो एग्जैक्ट दे तो दिया कितने रुपए है।
वरना मैं क्या करता इस 240 को डिवाइड बाय क्लोजिंग रेट करता। अगर नीफो होता, ईफो है तो उस दिन का वैल्यू दे तो दिया, वो रेट देने की बजाय उसने सीधा क्या दे दिया, वैल्यू इन डॉलर ही दे दी, आपका तो काम आसान हो गया। और ठीक है ना, तो आपके लिए थिंग्स बिकम इजी, मोर इजी। जब उसने डायरेक्टली दे दिया, वो रेट देता उस दिन का, उसकी बजाय उसने डॉलर की वैल्यू दी थी। ठीक है ना। चलो, अभी क्या है बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता था। सभी बच्चे कहेंगे हमारा इंस्टीट्यूट महान। ये बच्चे क्या बोलेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट महान। सर बिल्कुल हमारा इंस्टीट्यूट महान ही है, हमारा इंस्टीट्यूट महान ही है। ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाए। ये वाली बैलेंस शीट बेटा नॉर्मल टी शेप में बनी, कोई कंपनी की नहीं है। ध्यान सुनते जाओ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा हमने जो ये दो क्वेश्चन किए, हम जल्दी क्या बोलते हैं, हमारा हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है, और जो ब्रांच है वो मान लीजिए यूएसए में था। तो बेटा उस केस के अंदर में इसकी वैल्यूज डॉलर में कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो हमारे पास में बेटा AS11 ने हमें मदद करी, और उसने बोला ऐसा है, चेक करो, ईफो है, नीफो है, फलाना ढिमकाना है। अब मुझे बताओ, मेरा एचओ जो है और जो ब्रांच है, एचओ आपका यूएस में है और ब्रांच इंडिया में है, जो हमने दो क्वेश्चन की इनमें। अब जब कन्वर्ट करेंगे, अब रुपीज से डॉलर में जा रहे हैं, तो मुझे बताओ रुपीज से डॉलर में जाने के लिए क्या तुम AS11 देखोगे, वैसे कह रहा हूं, या जो यूएसए में स्टैंडर्ड्स चलते होंगे उनको अप्लाई करोगे, सोच के बताना। भाई क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हारे को, तुम सीख भी गए, पेपर में आएगा ऐसे ही करके आना। बट मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूं, जो कन्वर्जन होगी वो एज पर किसके हिसाब से होगी, वो तो जो यूएस के नॉर्म से उसके हिसाब से होगी। भाई वो बताएगा ना, अगर किसी की ब्रांच फॉरेन के बाहर है, यूएस के बाहर है इंडिया में, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तुम कोई फॉरेन वालों की थोड़ी ना किताब यहाँ पे बनाने बैठे, वो तो वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी ना। आप मेरा पॉइंट समझो, आप मेरा पॉइंट समझो कि यहाँ पे जो चीज आ रही है वो आपसे क्वेश्चन आई से बस बच्चे का क्या चेक कर रहा है, एक मैथमेटिकल एलिमेंट चेक कर रहा है। अच्छा, डॉलर टू रुपीज में मल्टीप्लाई करना है तो रुपीज टू डॉलर में डिवाइड करना है। अरे भाई यार, खुद तो ये सोचो कि उसकी नेसेसिटी है भी तुम्हें क्वेश्चन डालने की, नहीं है, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, वो वहां के हिसाब से होगा। अब वहां के स्टैंडर्ड क्या बोलते क्या नहीं बोलते उसका मुझे लेना देना नहीं है ना, तुम्हें सीखना अभी। बट मैं आपको समझाना चाहता था, ये दो क्वेश्चन आपने कर जरूर लिए, होमवर्क में भी देखोगे, पेपर में भी आते हैं। बट मैं सिर्फ आपके पास में एक छोटी सी बात ये बताना चाहता था कि उसके लिए तो वहां के नियम लगेंगे ना। अब वो क्वेश्चन है हमने कर लिया, हम पूरे पक्के बन गए, हम पेपर में आएगा नंबर भी ले आएंगे। बट प्रैक्टिकली ऐसी बात तो ना होगी, तो वहां के नियमों के हिसाब से होगा। ठीक है, चलो अभी होमवर्क लेते जाओ। इन दो क्वेश्चंस के डाउट है मैंने टेकअप नहीं करे, वो बाद में टेकअप कर लूंगा। अच्छा एक बात तो आपको बतानी ही रह गई, ओहो हो मैं भी भुलक्कड़ हो गया लग रहा है, बादाम ओह आज खाए नहीं, ओह इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ आज खाए नहीं ना मैंने, रह गए मेरे खाने। तो आप बच्चों को ये बात बतानी रह गई थी बेटा कि कल आप लोगों की क्लास की छुट्टी है। कल आप लोगों की क्लास की क्या है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, टुमारो इज ऑफ। सर क्यों बेटा, क्योंकि कल है सेलिब्रेशन। जो बच्चों ने सितंबर के एग्जाम्स में रिजल्ट्स लेके आए थे जबरदस्त तरीके से, उनके साथ सेलिब्रेशन है, फाउंडेशन और इंटर के बच्चों के साथ में। तो मुझे आज निकलना है नोएडा, जहाँ PW का ऑफिस है। तो आज शाम को बच्चों का बैच लॉन्च भी है, चलो वो अलग है, बट कल सेलिब्रेशन का इवेंट है, तो इस वजह से कल आप लोगों का ऑफ है। तो अब हम परसों मिलेंगे, कल मैं मोस्ट प्रॉब्ली रात को थोड़ा लेट ही पहुंचूंगा, बट परसों मैं आपकी क्लास पक्का ले लूंगा, डोंट वरी। तो कल आप लोग सेलिब्रेशन के इवेंट जो होगा YT पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि जब अगले सेलिब्रेशन इवेंट होंगे, जब मई के होंगे आप लोगों के जून जुलाई में, तब भी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस सेलिब्रेशन इवेंट्स का हिस्से बने, इससे आपके पास ज़रूर आए।
और आप लोग उस तरीके का रिजल्ट लेके आए कि जिसकी वजह से जो है आप लोगों के साथ भी रिजल्ट सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है ना। मैं अपनी ही क्लास की कह सकता हूँ बेटा, कुछ टीचर्स रहते ही मतलब वहीं पे है। ठीक है ना, जसमीत सर है, सुनील केसवानी सर है, वो वहीं रहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर उनका टाइमिंग मैच कर गया तो वो आपकी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है। तो मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ कि मेरी क्लास जो है वो ऑफ होगी आप लोगों के साथ में, बाकी टीचर्स का भी मैं और एक बार वो देख लेंगे अपने हिसाब से कैसे है। 27 से शुरू करना है, 28, 29, 30। हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है। 27 to 30 तो कर ही लोगे आप लोग, मुझे पता है। और 34, 35 भी कर ही लो। मैं कहाँ रहता हूँ? चंडीगढ़ रहता हूँ बेटा। चलो, अभी के लिए आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। 27 to 30 करना, 34, 35 मुलाकात आप लोगों से परसों होगी मेरे प्यारे बच्चों। एंड कल आप सेलिब्रेशन इवेंट को ज़रूर देख सकते हैं अगर आप बच्चे फ्री है। और अब हम मिलेंगे कब? अब हम मिलेंगे परसों। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। परसों मिलेंगे, इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और जो है आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। और बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट डे बेटा। अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू। एंड हैप्पी छठ पूजा। आई थिंक कुछ फेस्टिवल्स अभी हमारे पास में अभी चलते जा रहे हैं। एंड सभी बच्चों को उन फेस्टिवल्स की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन, लव यू, बाय बाय, ग्रेट डे, बाय बाय।